हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग और मौद्रिक नीति। फर्स्ट न्यूज़ है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरआरबी ने करंटली आईसीआरआर का यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो मार्केट में तरलता आ जाती है, सरप्लस लिक्विडिटी आ जाती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, दो कंसेप्ट है यहाँ पे, एक है सीआरआर और एक है आईसीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और आईसीआरआर एक इंक्रीमेंटल फॉर्म होता है उसी कैश रिजर्व रेशियो में, जब एक्स्ट्रा परसेंटेज लग जाता है तो उसको आईसीआरआर कहते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म हमें समझना पड़ेगा, एनडीटीएल, जिसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, हिंदी में भी यही कहते हैं इसको। तो पर्टिकुलर अगर बैंक है, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, एफडी होते हैं, या जो भी मनी का सिस्टम होता है, उन सभी को हम एक लायबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं। बैंक की जो भी टोटल अमाउंट है उसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी देखी जाती है। और अगर ये 100% है तो इसका कुछ परसेंट, कुछ परसेंट, सपोज 5%, अगर ये 100% यानी कि 100 रुपये है, तो इसका 5 रुपये जो है ये बैंक को रिजर्व में रखना रहता है, हमेशा अपने पास रखना रहता है, सो दैट कभी भी मनी का जो शॉर्टेज ना हो सके, मतलब कभी भी बैंक में पैसा ख़त्म ना हो। इसलिए कैश का कुछ रिजर्व रेशियो होता है, उतना अमाउंट हमेशा अपने पास रिजर्व रखना रहता है बैंक को। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ की, देख सकते हैं आप। डिफरेंस होता है बिटवीन द सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ अ बैंक डिपॉजिट्स, या फिर डिमांड की जो बैंक के पास जो डिफरेंस होता है, एंड द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स और साथ में जो भी डिपॉजिट्स हैं, उन दोनों को मिला के नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ होती है। शॉर्ट में मैंने जो आपको बताया वो आपको याद रहना चाहिए, डेफिनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या फिर आरआरबीज़, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी के लिए रिक्वायर्ड होता है कि ये लोग अपना एक सीआरआर मेंटेन रखें अपने बैंक में, कभी भी शॉर्टेज ऑफ मनी की सिचुएशन ना हो। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा हो तो उस टाइम पे कैश रिजर्व रेशियो को थोड़ा और इंक्रीज़ कर दिया जाता है, कुछ और परसेंटेज को बैंक को कहा जाता है कि ये परसेंटेज आपको अपने बैंक में अतिरिक्त धनराशि बना के रखनी है, इतना आपके पास रिजर्व होना चाहिए, तो इसको कहते हैं आईसीआरआर। एक और कंसेप्ट होता है कि ये जो सीआरआर है और आईसीआरआर है, इन पे किसी भी इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, इसलिए ये जो मनी होती है ये बैंक के लिए नॉन प्रॉफिटेबल होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। नॉन प्रॉफिटेबल इसलिए होती है कि अगर बैंक के पास कुछ ज़्यादा सम ऑफ मनी आ जाती है तो वो आरबीआई को रिटर्न कर देता है, एक तरह से आरबीआई को लोन दे देता है, और ये जो लोन देने का प्रोसेस होता है इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और इसमें जो परसेंटेज होता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब ये जो सम ऑफ अमाउंट है, अगर आरबीआई को लोन दिया जाता है तो इस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और रेपो रेट वो होता है जिसपे बैंक जो है, पर्टिकुलर बैंक, सपोज एसबीआई के पास अगर पैसे चाहिए एसबीआई को, तो आरबीआई से लोन लेता है। आरबीआई जब इसको लोन देता है तो ये जो मनी होती है इस पे एक प्रकार का इंटरेस्ट लगता है, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, ये रेपो रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो यहाँ पे बैंक को देना रहता है और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को देना रहता है। बट सीआरआर जो कैश रिजर्व में रखा हुआ है बैंक में, या फिर आईसीआरआर, इन दोनों ही केसेस में बैंक को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो टोटल सम ऑफ मनी है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सीआरआर। तो यहाँ पे अगर एनडीटीएल 100 रुपीज़ हैं और सीआरआर रेट 4.5% है, तो इतना टोटल मेंटेनेंस रखना पड़ेगा बैंक को 4.5 रुपीज़। ठीक है, तो 100 एनडीटीएल पे 4.5 रुपीज़ का
कैश जो है वो रिज़र्व रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा और NDTL बढ़ जाता है, 50 रुपीज़ और बढ़ गया, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैश रिज़र्व रेशियो लगता है जो कि 10% है। ये दोनों ही दरें 4.5% या फिर 10%, ये सब RBI के द्वारा ही डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू जितने भी मार्केट में उस वक्त पे मार्केट में जितनी भी तरलता होती है या फिर लिक्विडिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे 4.5 तो टोटल NDTL पे लग रहा था जो पुरानी दर थी, उस पर CRR लग रहा था 4.5, तो ये 4.5 रुपीज़ हो जाएगा CRR, और साथ में NDTL पे एक अतिरिक्त CRR लग रहा है जिसे इंक्रीमेंटल CRR कह रहे हैं, वो ₹5 है। तो टोटल हो गया 4.5 + 5 दैट इज़ 9.5। इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो ICRR का जो प्रभाव होता है, सबसे पहला ये होता है कि तरलता में हुई वृद्धि को संभालने के लिए, दैट इज़ मैनेज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो अगर मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ये बार बार मैं बताया है मैंने आपको, यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि जिस तरह से RBI ने एक ऑर्डर दिया था कि जितने भी 2000 रुपये के नोट हैं इन सभी को विड्रॉ बैक कर लिया था, तो इसी तरह के मार्केट को कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और वही सब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई अगर कम है और डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। यही कंसेप्ट होता है और इसको कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। तो इसको कम करने के लिए जो RBI है वो डिफरेंट स्टेप्स लेती है, जिसमें से एक है CRR या फिर ICRR। सेकेंड जो थर्ड है हमारा प्रभाव, वो है बैंकिंग को मजबूत बनाना या फिर बैंकिंग रेजिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पे कैश को रिजर्व में इसलिए रखा जाता है ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना हो जिसमें बैंक दिवालिया हो जाए और कस्टमर्स के पास कोई भी पैसे ना बचे, ठीक है, और बैंक रन की स्थिति ना आए। बैंक रन की स्थिति वो होती है जब कस्टमर्स के पैसे जो होते हैं वो बैंक में फंस जाते हैं और बैंक जो होता है वो दिवालिया हो जाता है। सेकेंड है जो भी लेंडिंग रेट है, ऋण की जो दर है उसको कम किया जाता है इसके थ्रू। यहाँ पे कुछ और मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग तरलता का प्रबंधन करते हैं, यानी कि लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है। पहला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। दूसरा है रेपो या फिर रिवर्स रेपो रेट को का बदलाव, तो ये दोनों ही कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन, और इसी तरह से ये सभी मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिससे हम लोग तरलता का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो CRR है, ICRR है, आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। सेकंड न्यूज़ है सरप्लस ट्रांसफ़र बाय RBI, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिशेष अंतरण। तो यहाँ पे RBI ने करेंटली ट्रांसफ़र किए हैं 87,416 करोड़ रुपीज़ टू द यूनियन गवर्नमेंट इन 22-23 सेशन। ये 21-22 सेशन से 188% का जंप है, मतलब इससे पहले जब सरप्लस सबमिट किया गया था उससे ये 188% टाइम्स ज़्यादा है। और इस बार ये जो RBI ने मनी ट्रांसफ़र किया है ये इस बेसिस पे है कि RBI के पास जब ज़्यादा मनी इकट्ठा हो जाती है तो सिंस RBI को किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना रहता है, साथ ही इसका कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई व्यय भी नहीं होता है, इसलिए ये जो मनी होती है ये कुछ अमाउंट इसका कंटिजेंसी फंड में जाता है, ठीक है, आकस्मिक निधि में जाता है, और साथ में एसेट डेवलपमेंट फंड में जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परिसंपत्ति विकास निधि, ठीक है। तो इन दोनों फंड्स में देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो सभी गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। ये यहाँ पे कंटिजेंसी फंड या फिर आकस्मिक निधि का कंसेप्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इससे संबंधित है। यहाँ पे दो कमिटीज़ हैं, एक है मालेगम कमेटी और एक है विमल जालान कमेटी। एक 2013 में आई थी, एक 2014-15 में आई थी। इन दोनों ने ही इस सरप्लस मनी ट्रांसफ़र के बारे में कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है। तो ये दोनों कमेटी आप लोग याद कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से समझाया हुआ है कि RBI किस तरह से अपना सरप्लस ट्रांसफ़र कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और यहाँ पे ये जो कर्व है ये इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, ये कर्व है।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट पर निर्भरता की समाप्ति। आरबीआई ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो आरबीआई ने एक ऑर्डर इशू किया है, एडवाइजरी इशू किया है सभी बैंक्स से, और जितने भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं इन सभी को कहा है कि अब लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट पर हमारी जो भी निर्भरता है, लिबॉर जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही लिबॉर के साथ ही मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, मिफॉर जिसको कहा जाता है, इसको भी, इस पे भी अपनी निर्भरता की समाप्ति कर रहे हैं। ये दोनों ही लिबॉर या फिर मिफॉर, ये लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको ये लोग गवर्न करते हैं या फिर इसको निर्धारित किया जाता है। लिबॉर जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको डिसाइड करती है, और मुंबई इंटरबैंक जो है वो घरेलू जो भी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, घरेलू जो ऋण की दर है, उसके लिए एक बेंचमार्क डिसाइड करती है। ठीक है, तो बेंचमार्क डिसाइड करती है। ये जो मिफॉर है ये पब्लिश करता है एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जिसका नाम है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2017 में ऐसा पाया गया ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों को, वित्तीय अधिकारियों को जांच में ये पता चला कि कुछ बड़े बैंक ऐसे हैं जो गलत डेटा प्रदान कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो हो रहा है वो उसमें हेर फेर किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता ये है कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में लिबॉर का जो उपयोग है उसको समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पे कुछ लिबॉर के बारे में जानकारी दे रखी है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ये वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक बेंचमार्क डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट के लिए, जिससे ग्लोबल बैंक्स जो होते हैं वो आपसी लेन देन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिबॉर ट्रांजिशन बेनिफिट्स टू इंडिया, यानी कि लिबॉर पर निर्भरता को खत्म करने के बाद भारत को क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो पहला है वित्त पोषण में की जो लागत है उसमें कमी आएगी, रिडक्शन इन फाइनेंशियल कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उनका जो कैलकुलेशन होगा वो ज़्यादा पारदर्शी तरीके से होगा, और इसकी जो गणना है वो अधिक बेहतर हो सकती है, जो पहले लिबॉर के वजह से नहीं हो पा रही थी। साथ में ऋण लेने की लागत में भी कमी आएगी, तो रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए भी इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाएगी। कंपटीशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लिबॉर की समाप्ति के बाद अन्य जो भी हमारे पास विकल्प हैं उनमें से जो भी बेहतर होगा उसकी ऋण दरों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास, एक यूएस का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जिसको हम लोग SOFR कहते हैं, यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड यूरिबॉर, जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट टिबॉर, चाइना का शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट शिबॉर कहा जाता है, और इंडिया का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। ठीक है, तो ये सभी ऑल्टरनेटिव्स हैं लिबॉर के। ठीक है, मिफॉर की तरह ही ये जो मॉडिफाइड मिफॉर है, ये इसका जो बेंचमार्क है ये तय किया जाता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, FBIL, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 2014 में इसको फॉर्म किया गया था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका काम ये है कि कलेक्शन और सबमिशन ऑफ मार्केट का डेटा। ठीक है, तो बाज़ार में जितने भी मूल्य हैं, जो जिस प्रकार के भी मूल्य हैं, उसको संग्रह करता है, कलेक्शन करता है और साथ में सबमिट करता है। फॉर्मुलेशन अडॉप्ट, यानी कि समय समय पर उसकी समीक्षा करता है, एक तरह का एडॉप्शन करता है, पीरियोडिक रिव्यू करता है, जो भी बेंचमार्क यानी कि जो इंटरेस्ट रेट की दर होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। साथ में कैलकुलेट करता है, पब्लिश करता है, एडमिनिस्टर करता है बेंचमार्क को। FBIL को रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है वो है RBI। यहाँ पे एंड होता है हम लोग का बैंकिंग और मौद्रिक नीति। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी पेमेंट सिस्टम्स होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स, इनसे रिलेटेड जो भी करंट में न्यूज़ हुई है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।